करेंगे इस टॉपिक के एंड पे। आप लोगों को मैं असाइनमेंट दूंगा जो कि किसी ऐसे का टॉपिक आपका होगा। क्या होगा? ऐसे का टॉपिक। तो आप लोगों ने सारों ने उसके आउटलाइन जरूर रखे थे। तो आप लोग लेके सारे कि द स्ट्रेटेजिक इवोल्यूशन ऑफ स्ट्रेटेजिक इवोल्यूशन ऑफ हॉर्मोन्स। स्टेट हॉर्मोन्स के बारे में जो चीजें मैं समझ वो आप लोगों ने एक एक लिखनी है। ये एक स्टेट है, ये किस तरह स्ट्रेटेजिकली हुआ, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, किस से हेजमोनी क्रिएट की है और कौन कौन हेजमोनी है, और ये एक क्यों पॉइंट है को डिस्टर्ब नॉट ओनली मिडिल ईस्ट but also developing states, underdeveloped states, सारे states all over the world। ग्लोबल पॉलिटिक्स में अगर आपका हेजमोन भी है या अगर आपके डेवलप स्टेट्स है, अगर आपके इकोनॉमिक सुपर पावर है चाइना, अगर आपके अंडर डेवलप कंट्रीज है, अगर आपके एशियन कंट्रीज है या सार्स है, सारे स्टेट ऑफ फॉर्मेट पे डिपेंडेंट है। या गल्फ कंट्रीज है, या आपका ईरान एंड यूएस चल रहा है, या इसराइल यूएस वार चल रहा है, या कहीं पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है काइनेटिक, उसका डायरेक्टली एक इम्पैक्ट है किस चीज पे? स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पे। तो स्ट्रेटेजिक इवोल्यूशन ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स आपका पहला हेडिंग है, स्ट्रेटेजिक इवोल्यूशन ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स। आप लोग खुद सोचो कि एक छोटा सा स्टेट जो कि हमारे पास 21 माइल्स है, तो इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हम बात करें ना इस स्टेट की, तो ये स्टेट टोटल है 29 माइल, फिर भी हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो ये हम सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। द वेरी फर्स्ट वन इज, हम एंशिएंट पीरियड पढ़ेंगे, और एंशिएंट पीरियड में 3000 साल पहले की बात है। 3000 साल पहले, आज से 3000 साल पहले, this strait was a maritime gateway. This strait was a maritime gateway. बहुत इंपॉर्टेंट है। This strait was, और अगर मैं कहूं this strait is a maritime gateway, तो मैं गलत नहीं हूं। ये 3000 साल पहले भी एक maritime gateway था, और अभी भी एक maritime gateway है। एंशिएंट ग्रीक में 3000 साल पहले की बात। उसके बाद अगर मैं पर्शियन एम्पायर्स की बात करूं, तो पर्शियन एम्पायर्स में भी पर्शियन एम्पायर्स ने एक गेटवे यूज किया है। एंशिएंट पर्शियन एम्पायर्स used this strait for trade with India, for trade with India, East Africa, इंडिया के साथ ट्रेड करते थ्रू दिस स्टेट। एंड अगेन अगर मैं बात करूं ग्रीक सेलर्स, जो हमारे ग्रीक सेलर्स थे आज 3000 साल, तो हमारे पास ग्रीक सेलर्स थे, उनकी कंप्लीट डिपेंडेंसी थी एक्सप्लोर वाटर एंड टू कैच इसका मतलब है कि नॉट वो स्ट्रेट फ्रॉम द शहर टू द, ये एक सी रूट है जिसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? जिसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आयल ट्रेड। आयल ट्रेड, अगर मैं बात करूं 3000 पहले, तो आयल की इंपॉर्टेंस नहीं थी, तो यहाँ ट्रेड रूट है। और ट्रेड रूट में जब फ्यूल पे, फॉसिल फ्यूल पे कंप्लीट एनर्जी प्रोडक्शन की डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल पे आई, तो ये आयल के कंटेक्स्ट में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि दिस स्टेट इज नॉट अ नेवल स्टेट, दिस स्टेट has served as a maritime gateway, and nowadays it is serving as a maritime gateway. This strait has served as a maritime gateway for ancient empires, for trade with India, East Africa, and Greek sailors जो थे, उन्होंने भी बहुत सारे जो सेलर्स है, ग्रीक सेलर्स थे, उन्होंने स्ट्रेट को एज अ
वी कैन से एज अ वाटर स्टेट यूज किया फॉर ट्रेड। उस टाइम ऑयल पे डिपेंडेंसी ज़्यादा नहीं थी, उस टाइम डिपेंडेंसी ट्रेड पे थी, और ट्रेड के लिए ये एक बिजिएस्ट कॉरिडोर रहा है इन दैट एरा फॉर ट्रेड। इट वाज वन ऑफ द बिजिएस्ट कॉरिडोर्स। शाबाश, ये हमने बात की कहीं पे फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड, फ्रॉम द ग्रीक, फ्रॉम द एंशिएंट रोमन एम्पायर्स। अभी हम आते हैं इस्लामिक एरा में इंपॉर्टेंस है। इस्लामिक एरा, इस्लामिक एरा की अगर बात करें तो जब 7th सेंचुरी में इस्लाम स्प्रेड हुआ तो मुस्लिम मर्चेंट्स ने इंडियन ओशन की तरफ रुख किया। मुस्लिम मर्चेंट्स 7th सेंचुरी में इंडियन ओशन की तरफ गए, और इंडियन ओशन की तरफ वो जब गए तो उन्होंने एक स्ट्रेट को, एक रूट को क्रॉस करना था, और वो था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और उस टाइम बसरा का जो पोर्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था उस टाइम, और बसरा के पोर्ट तक पहुंचने के लिए ये एक स्ट्रेट चोक पॉइंट था। एंड अगेन मुस्लिम्स की जो ट्रेड थी सऊदिया, पर्शिया, अफ्रीका, इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये सारी ट्रेड थी मुस्लिम्स की, ये डिपेंडेंट थी इस पूरे ट्रेड रूट पे। तो द स्टेट बिकेम द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द मुस्लिम स्टेट्स इन दैट एरा। 7th सेंचुरी की बात है, एंड 7th सेंचुरी ही से ये बैकबोन रहा है, बैकबोन ऑफ द इस्लामिक मैरीटाइम इकोनॉमी, इस्लामिक मैरीटाइम इकोनॉमी। सो ये फ्रॉम द पर्शियन and Roman era to Greek, from Muslim era to contemporary British dominance, or we can say US hegemony, ये एक important state रहा है। ये state सबसे पहले कंट्रोल किसके कंट्रोल में था? पुर्तगीज कंट्रोल। 1507 की बात है। 1507 में पुर्तगीज कैप्चर्ड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एंड अगेन उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, उन्होंने ये क्यों कैप्चर किया 1507 में, और उन्होंने तकरीबन 1522 तक इस पे रूलिंग। वो चाहते थे पुर्तगीज कि वो क्या करे, कंट्रोल इंडियन ओशियन ट्रेड, इंडियन ओशियन ट्रेड। उनका मेन ऑब्जेक्टिव था प्रिवेंट ऑटोमन एक्सपेंशन, टू prevent Ottoman expansion, to prevent Ottoman expansion, and again build a naval empire, to build a naval empire। उनका एक ये भी मकसद था। अभी अगर मैं बात करूं पुर्तगीज की कंट्रोल, तो जब भी हमारे पास पुर्तगीज की कंट्रोल की बात होगी तो 100+ ईयर्स तक पुर्तगीज ने इसको कंट्रोल किया, और पुर्तगीज के कंट्रोल के बाद यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए। यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे स्टार्ट हुए इस रीजन में, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में 1607 to 1700। शाबाश। उसके बाद आ जाता है 4th नंबर पे ब्रिटिश डोमिनेंस। क्या? ब्रिटिश डोमिनेंस। अगर मैं बात करूं ब्रिटिश डोमिनेंस की, तो ब्रिटिश डोमिनेंस 19th सेंचुरी स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश एस्टेब्लिश नेवल सुप्रीमेसी
ब्रिटिश सर ये यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या हुआ था? यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट्स में बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज थे जिन्होंने उसको क्या किया है, उसमें आपस में कन्फ्लिक्ट, मतलब उसमें कोशिश ये की यूरोपियन कंट्री की यहाँ पे पहुंचे। इसमें पुर्तगीज के डोमिनेंस के बाद कोई भी यूरोपियन कंट्री यहाँ पे पहुंची नहीं जिसने उसको कैप्चर किया, तो ब्रिटिश यहाँ पे आ गए। ठीक है, सो इट वाज नॉट इन द, वी कैन से इन द वो किसी भी यूरोपियन कंट्री के रूलिंग में ये नहीं आया है सिवाय पुर्तगीज के। यहाँ पे एक चौक पॉइंट मैंने दिया कि जब पुर्तगीज यहाँ पे आए और उन्होंने एक नेवल एम्पायर यहाँ पे क्रिएट किया और ऑटोमन एक्सपेंशन को रोका, तो यूरोपियन राइवलरीज जो थे यहाँ पे बढ़ गए, और उन यूरोपियन राइवलरीज के साथ गल्फ कंट्री क्या थी, कन्फ्लिक्ट। तो गल्फ यूरोपियन पॉलिटिक्स आपस में बैलेंस रही, तो यूरोपियन को नहीं चाहिए कोई क्रिएट करे। सो ब्रिटिश नेवल सुप्रीमेसी इन द पर्शियन गल्फ 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई, और ये जब स्टार्ट हुई तो यहाँ पे एक ट्रीटी साइन की, और ये ट्रीटी उन्होंने गल्फ कंट्रीज के साथ साइन की। ट्रीटी डिफरेंट कंट्रीज के साथ साइन हुई, कंट्रोल द स्टेट, एंड पर्शियन गल्फ में उनकी नेवल सुप्रीमेसी हुई। एंड अगेन ब्रिटिश ने एक चीज की श्योरिटी दी, यहाँ पे डिप्लोमेसी उनकी अच्छी थी एज कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज, वो मैरीटाइम सिक्योरिटी की तरफ लेके जा रहे थे उसको। मैरीटाइम सिक्योरिटी उनका मेन था, मैरीटाइम सिक्योरिटी। 50 इयर्स तक उन्होंने कंट्रोल किया बिकॉज ऑफ दैट कि उन्होंने एक चीज की श्योरिटी दी थी गल्फ कंट्रीज को, टू इंश्योर सेफ मैरीटाइम ट्रेड, सेफ मैरीटाइम ट्रेड। और इस सेफ मैरीटाइम ट्रेड ही की वजह से तो गल्फ कंट्रीज के साथ उनकी ट्रीटी कामयाब रही, और वो 150 साल तक, 150 इयर्स तक ब्रिटिशर्स जो थे वो इस स्टेट को कंट्रोल रहे थे, और उन्होंने एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर काम किया। यहाँ भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, इस पूरे स्टेट की सिक्योरिटी प्रोवाइडर, और इस गल्फ में गल्फ कंट्री उन्होंने सिक्योरिटी इंश्योरिटी भी दी। अभी जो सिचुएशन चेंज हुई है इस पूरे स्टेट की, ये कब चेंज हुई आप माइंड में रखें। हमारे पास आ जाए वर्ल्ड वॉर 1 का, फिर आ जाए वर्ल्ड वॉर 2 का, फिर हमारे पास एरा आ जाए पोस्ट वर्ल्ड वॉर। ये वो एराज है जिसमें कहीं ना कहीं हमें ग्लोबल पॉलिटिक्स में चेंजेस नजर आ रहे हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स में चेंजेस नजर आ रहे हैं, फ्रॉम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर टू बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर टू यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, फ्रॉम द कोल्ड वॉर टू न्यू कोल्ड वॉर। कुछ डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं। पहला डायनेमिक जो चेंज हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, आफ्टर 1945, आई replaced is a world most valuable commodity। इकोनॉमिक टर्म में कमोडिटी आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि हमारे पास पहले सर्विसेज थे और बहुत सारे यूटिलिटीज थे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, और अभी जो ऑयल की जो कमोडिटी है ये इमर्जिंग कम्युनिटी है, और इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू बढ़ गई 1945 के बाद, बिकॉज ऑफ द पोस्ट मॉडर्निज्म, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, एंड गल्फ स्टेट्स बिकेम मेजर पेट्रोलियम एक्सपोर्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 बातें हैं। गल्फ स्टेट्स became major petroleum exporters। स्टेट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी ओवर द वर्ल्ड ऑयल इंपोर्ट्स की, और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने रिप्लेस किया, ग्रेजुअली रिप्लेस का वर्ड लेके, एक दिन में नहीं किया, ग्रेजुअली रिप्लेस्ड द सिक्योरिटी ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। United States gradually replaced British as a
एक्सटर्नल सिक्योरिटी प्रिंसिपल को साइड करके खुद एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी प्रिंसिपल उसने क्या किया, वो रहे। और यूएस ने पूरे रीजन को कंट्रोल किया आफ्टर 1971, जब ब्रिटेन जो थे विड्रायल हुई फ्रॉम द गल्फ, ब्रिटेन विड्रायल फ्रॉम द गल्फ फ्रॉम द गल्फ इन 1971, तो यूएस ने फिर रिप्लेस किया किस चीज़ को, स्ट्रेट की सिक्योरिटी को। तो ये यूएस सेंट्रिक जो पॉलिसी आ रही है वो इसलिए आ रही है। तो ये मैंने थोड़ा बहुत बताया स्ट्रेटेजिक पोजीशन का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, या वी कैन से स्ट्रेटेजिक इवोल्यूशन ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ये पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन why it is called, why is it called what Strait of Hormuz, why is it called Strait of Hormuz? Sorry to disturb एक बात कहनी थी सर, दज़म چې دا ایران دا پکې هم وایي سر چې دا ایران کله کنټرول واغست څومره کنټرول د کوم زه پورې د یو اس زیات دی د ایران صحیح دا به وایي ټیک ایران کنټرول اف سټیټ اف هارموز به وایي، فکر مکو صحیح دی. شاباش. ایران کنټرول اف سټیټ اف هارموز مونږ چې کله هم کوو کنه هغه به مونږ ګلف کنټری سره کوو، صحیح دی. شاباش. صحیح سر اوکې اوکې ګلف کنټریز سره به مونږ دا کنیکټ کوو چې لکه ګلف کنټریز کې چې کم کنټریز سټیټ اف هارموز کنټرول کړي هغه تاسو ته معمولی هغه ټوټل ډاینامیکس چې مونږ ګوره کوو کنه د ایران پوینټ اف ویو چې تاسو ډېر خبر ایران سره ټول خبرې ګلف کنټری دا او ګلف کنټری سره برټن هم کړو ټریز دا کنټرول کړو کم انټرنیشنل لا دا دی نوټیکل مایلز ایران سره زیات راځي. जो कंट्रोल है वो गल्फ कंट्रीज के कंटेक्स्ट में आएगा. सुदेश ने एक क्वेश्चन किया कि ईरान के साथ हमारी ईरान की कंट्रोल की बात हम कब करेंगे. सो यहाँ पे ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये एक ऐसा चौक पॉइंट है जो कि वर्ल्ड के ट्रेड को बैडली डिस्टर्ब कर रहा है. ये एक चौक पॉइंट है पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान एंड उसके बीच. तो यहाँ पे अगर हम नॉटिकल माइल्स की बात करें तो ये नॉर्थ ऑफ ईरान मतलब ईरान नॉर्थ ऑफ ईरान के साथ कनेक्टेड है, ओमान के साथ कनेक्टेड है, गल्फ कंट्रीज़ के साथ कनेक्टेड है, अरेबियन सी इंडियन ओशन के साथ कनेक्टेड है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो गल्फ कंट्रीज़ की तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सी नॉटिकल माइल्स में उनका एक वी कैन से इनका एक क्या बनता है, उनका एक राइट बनता है, इनकी ये टेरिटरी बनती है. तो वहाँ पे जो भी आते थे, ब्रिटेन आते थे, पुर्तगीज आते थे, या यहाँ पे यूएस ने इसकी सिक्योरिटी को स्ट्रीमलाइन किया तो वो उनके साथ ट्रीटीज करते थे. उस ट्रीटीज के बेस पे इस गल्फ में फ्रीडम ऑफ मेरीटाइम सिक्योरिटी या फ्रीडम ऑफ फ्री मेरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करते थे. तो ये तो ऑलरेडी उसके टेरिटोरियल पोजीशन में आता है ना, ईरान के टेरिटोरियल पोजीशन. ठीक है सर, इसमें मेरा एक सवाल है छोटा सा सर. इसमें मेरा छोटा सा सवाल ये कि गल्फ स्टेट सारे साइड पर है, अमेरिका सारा एक साइड पर है सर, और जितने भी चीजें जितने भी स्टेट्स वहाँ पर कंट्रोल करती है वो एक साइड पर है, लेकिन ईरान दूसरे साइड पर है विद लेस टेक्नोलॉजिकल वेपन्स, लेकिन फिर भी वहाँ पर वो डोमिनेंस शो कर रहा है, पूरे वर्ल्ड को ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रखा है. ऐसा इसके पास क्या है, इसके पास इतना इस तरह क्या है सर? देखो अगर हम इस पूरे स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को देखें ईरान सोचो कंप्लीट ईरान है. अगर हम ये देखें कि ये हमारे पास है, ठीक है, ईरान के साथ यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट हो जाता है ये पूरा जो है ये गल्फ ऑफ क्या है, पर्शियन गल्फ है. हमारे पास पर्शियन गल्फ है. अभी पर्शियन गल्फ के साथ आप देखिए ये स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स है, कनेक्ट करेगा किस चीज को, ये करेगा गल्फ ऑफ ओमान को. तो गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ की भी एक पॉइंट है ये स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स, और इसके साथ जो टेरिटरी है ये आ रही है ईरान की. हम
इस टेरिटरी की बात करें कि जितनी भी हमारे पास पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओमान तक एंड तक जाते हैं यहाँ तक, तो अगर ये कंट्रोल दिस पॉइंट जो है ये अंडर द कंट्रोल ऑफ अंडर द टेरिटरी ऑफ वो क्या आता है, ये ईरान आता है। तो इसलिए वो उसको ज़्यादा कंट्रोल करे, ना कि हम कोई दूसरे कंट्री की बात करें। ठीक है जी जी मैं बात करूं बदर की मिसाल या मैं अरेबियन सी की बात करूं, तो अरेबियन सी के साथ अगर टसल आ रहा है तो सी के साथ पाकिस्तान बाउंड्री चल रही है, ये सारी बाउंड्री पाकिस्तान की है। और अरेबियन सी के एंड हमारे पास इंडियन इलाके से है। हमने तो यहाँ तक टेरिटरी को तो हमने सिक्योर करना है, कोई भी यहाँ आएगा तो हम करेंगे। इन द सेम मैनर ईरान का यहाँ से लेकर यहाँ तक पोर्शन है जो मैक्सिमम नॉटिकल माइल के बेस उनकी टेरिटरी है। तो जो भी point Iran has the authority, has the sovereignty, has the position to stop it or to open against US and against Britain. Got it? और ये जो हासिल है कि उस भी टाइम वर्ल्ड ट्रेड को पर्शियन गल्फ ओमान को ब्लॉक कर सकता है। Got it? न कि अदर प्लेयर्स भी हम पढ़ेंगे लेकिन वो कर नहीं सकते। ठीक है, शाबाश जी मुझे बताओ, why is it called? Why is it called Strait of Hormuz? Why is it called Strait of Hormuz? ये देखिए, एक आइलैंड है, उसका नाम है आइलैंड ऑफ हॉर्मुज। आइलैंड नाम है हॉर्मुज। और ये आइलैंड ऑफ हॉर्मुज ये एंशिएंट यूनाइटेड किंगडम या वी कैन सी यूके के आइलैंड में कंसीडर किया जाता था। यूके में एक आइलैंड था जिसका नाम था हॉर्मुज। और हॉर्मुज जो था ये कहीं ना कहीं दुनिया का द वर्ल्ड रिचेस्ट वंस इट वाज वर्ल्ड रिचेस्ट ट्रेडिंग सेंटर रहा है। और इस आइलैंड ऑफ हॉर्मुज की जो ट्रेडिंग सेंटर है, इट इज बिकॉज ऑफ इट्स जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन। जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन इसकी बहुत अच्छा पॉइंट है। और ये पूरे मेरीटाइम को कंट्रोल कर रहा था, ग्लोबल मेरीटाइम को। यूके के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, ये उसको नाम इसलिए दिया गया कि ये जो हमारे पास ये मैप है इसमें हमारे साथ है पर्शियन गल्फ, और पर्शियन गल्फ के साथ हमारे पास गल्फ ऑफ ओमान आ जाता है। तो ये पूरे स्ट्रेट को, पूरे वर्ल्ड को अभी ये चोक पॉइंट इस तरह वंस द स्ट्रेट आइलैंड ऑफ हॉर्मुज important choke point था। in the same manner Strait of Hormuz is one of the choke points पूरी दुनिया का। ठीक है, कभी बात समझे, ये हमारे पास मैप है, ये आई थिंक आप लोग जरूर करें, इसमें जरूर ड्रा करना है। ठीक है, बस ये हमारे पास आ गया। जो कुछ कंट्रीज है यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं, बहरीन हो गया, यहाँ पे हमारे पास सऊदी अरेबिया हो गया, यहाँ हमारे पास अबू धाबी हो गया, यूएई हो गई, यूएई के साथ यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ओमान, ये हमारे पास ओमान। दिस इज ईरान। ईरान की जो टेरिटरी यहाँ लेकर यहाँ तक आप ईरान की टेरिटरी को देखें, ईरान की टेरिटरी में एंड पॉइंट दिस इज अ पोर्ट दैट इज चाबहार। चाबहार यहाँ पे है। ईरान के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक पोर्ट है बंदर, और ये होल टेरिटरी है ईरान। और इस पूरे पोजीशन को मैं कहूँगा, इस गल्फ को मैं पर्शियन गल्फ कहूँगा। और ये वाला जो हमारे पास है ये गल्फ ऑफ ओमान है। ये जो हमारे पास स्ट्रेट है ये वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। अगर मैं बात करूं, ये जो कंट्री यहाँ पे इसको कहते हैं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यूएई, ये हमारे पास ओमान है। ओमान के साथ ये जो हमारे पास है ये वाला यहाँ से लेकर ये यूएई है, और ये हमारे पास ओमान है। और इसके साथ यहाँ पे अबू धाबी, ठीक है, और यहाँ पे दोहा या कतर यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे बहरीन है।
अभी अगर हम ये बात करें पर्शियन कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, कतर, अबू धाबी, दोहा, कैसे, उन सारों को ये स्ट्रेट जो है, ये ही स्ट्रेट गल्फ ऑफ ओमान फिर कनेक्ट करेगा और फिर पूरी दुनिया के साथ, मस्कत, ओमान, पूरी दुनिया के साथ इसको कनेक्ट करेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है। जिस तरह के वंस एक आइलैंड था हॉर्मोज, उसकी इंपॉर्टेंस थी, तो अभी भी ये जो है ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की उसी तरह इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। शाबाश। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो लोकेशन है इसकी जो लोकेशन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज नॉर्थ में कंप्लीटली ईरान के साथ कनेक्टेड है। ये हमारे पास लेट्स सपोज अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज है नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट, साउथ, नॉर्थ में ईरान है और इसके साउथ में हमारे पास ओमान है, इसके साउथ में हमारे पास यूएई है, और ये पूरे कंट्रोल कर रहे पूरे पर्शियन गल्फ को विद द गल्फ ऑफ ओमान। सो इट कनेक्ट्स गल्फ ऑफ ओमान विद पर्शियन गल्फ, और पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है अरेबियन सी, और अरेबियन सी को अगेन कनेक्ट करता है इंडियन ओशन। तो आप खुद सोचो, इंडियन ओशन टू पैसिफिक, पैसिफिक टू अरेबियन सी, फ्रॉम अरेबियन सी टू पर्शियन गल्फ, फ्रॉम पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान, फ्रॉम गल्फ टू अटलांटिक ओशन, पूरे वर्ल्ड के लिए कनेक्ट कर रहा है। अगर मैं बात करूं इस पूरे स्टेट की ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस की, तो ये जो स्टेट है इसकी ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस या व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जी सिक्योरिटी। तो इंपॉर्टेंस है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी मैं बताया है यहाँ पे कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये हमारे पास फ्रॉम अरेबियन सी टू इंडियन ओशन, फ्रॉम बहरीन टू इराक, फ्रॉम इराक टू अबू धाबी, फ्रॉम अबू धाबी टू ईरान, फ्रॉम ईरान टू ओमान, सारों को कनेक्ट कर रहा है। द स्ट्रेट सर्फ इज द ओनली सी आउटलेट फॉर ऑल दीज कंट्रीज। इट इज अ नैरो स्टेट बट चोक पॉइंट है। शाबाश। अगर हम बात करें इस स्टेट को, मैं थोड़ा कनेक्ट करूं इसके साथ, जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है सिक्योरिटी से पहले पॉइंट ले हमारे पास, अगर मैं इसका इंट्रोड्यूस स्ट्रेटेजिक या इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट से पहले, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट से पहले एक पॉइंट लिखूं, कोल्ड वार, ये न्यू कोल्ड वार में या कॉलोनियलाइजेशन या हिस्ट्री, ये हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा चौक है, एक ऐसा पाइवोटल है जिसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को डिस्टर्ब कर सकता है। अभी अगर मैं बात करूं द एरा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की, तो एरा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में आप लोग कोल्ड वार का जिक्र जरूर करें। और कोल्ड वार में हुआ क्या था कि 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन ने इस पूरे स्ट्रेट के बेस पे रीजनल पॉलिटिक्स को डिस्टर्ब किया, रीजनल पॉलिटिक्स को डिस्टर्ब किया। एक वार है जिसको कहते हैं ईरान इराक वार 1980 to 1988। इस वार को टैंकर वार भी कहते हैं। कौन सा वार? टैंकर वार। बिकॉज ऑयल टैंकर्स जो थे ऑल ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ये ऑयल टैंकर पे अटैक हुए थे 1980 to 1988। टैंकर वार इसको कहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बहुत सारे ऑयल टैंकर्स पे अटैक हुए थे और यहां पे था
कि ईरान और इराक वार ने यहाँ पे टैंक्स किए, दोनों कंट्रीज के आपस में अटैक हुआ, तो इसको टैंकर वार भी कहते हैं। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने नेवल प्रेजेंस इंक्रीज की, इंक्रीज द नेवल प्रेजेंस अगेन, और भी यहाँ पे डाइट किया अपने आर्मी को, प्रोटेक्टिंग टू प्रोटेक्ट शिप, टू प्रोटेक्ट देयर शिपिंग। तो यहाँ पर शिपिंग को मजीद बढ़ाया, और ये एक पोजीशन था जिसमें यूएस हेजमोन बन रहा था, शिपिंग उनकी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, और यहाँ पे चाइना ने इसको कटिंग करने के लिए साउथ पैसिफिक स्ट्रेटजी में और साउथ चाइना सी पैसिफिक स्ट्रेटजी, साउथ चाइना सी एंड अगेन कटिंग करने की कोशिश की। तो ये कोल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में बात आ गई। शाबाश। अगर हम बात करें 9/11 एरा और पोस्ट 9/11 एरा, पोस्ट 9/11 एरा में नॉट ओनली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बट इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे जो हमारे पास पावरफुल कंट्रीज है, जो हमारे पास जो डेवलप्ड स्टेट्स है, जो इंटरनेशनल ऑर्डर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने नेवल कंडीशंस को या नेवल पेट्रोलिंग को मजीद बढ़ाने की एक रिकमेंडेशन दी, इसमें यहाँ नेवल कोएफिशिएंट, नेवल प्रोटेक्शन और भी बढ़ा दे, क्योंकि टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म, वार्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू मैरीटाइम ना हो, एंड मैरीटाइम एक ग्लोबल प्रायोरिटी रही। क्या ग्लोबल प्रायोरिटी इसकी सिर्फ यूएस की नहीं रही। सर ये 9/11 वापस बता दीजिए। मैंने आप लोगों को कोल्ड वार की बात की, मैंने आप लोगों को इराक ईरान की वार की 980 to 988 की बात की, कि 1980 से 1988 तक जो ईरान इराक वार था, इसको टैंकर वार कहते थे, बिकॉज बहुत सारे टैंकर्स जो थे वो अटैक, एक दूसरे के टैंकर्स को अटैक किए थे ईरान और इराक ने, और अराउंड द स्ट्रेट अटैक हुआ था। तो यहाँ पे यूएस ने अभी नेवल प्रेजेंस को बढ़ाया। यूएस की स्टेट यहाँ पे क्या हुई, यूएस ने यहाँ पे कि प्रोटेक्शन यहाँ पे इस पूरी स्टेट के बढ़ाए, और चाइना को अटेंड करने की कोशिश की इन साउथ पैसिफिक सी या पैसिफिक स्ट्रेटजी को कंटेन करने में। लेकिन अगेन यूएस की जो जब 9/11 एरा आया और 9/11 फॉर यूएस टू कम्बैट टेररिज्म, इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी वो सिर्फ यूएस प्रायोरिटी, ये मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्लोबल प्रायोरिटी रही। रिकमेंडेशन मिले ऑल ओवर द वर्ल्ड कि हाँ मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है ये होनी चाहिए, ग्लोबल प्रायोरिटी इनकी रही। तो यहाँ पे 9/11 ने इस पूरे स्टेट में मैरीटाइम या नेवल सिक्योरिटी को ग्लोबली इसको क्या किया, प्रायोरिटाइज किया। अगर करंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन, करंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन, फिर हम इसकी थोड़ी करंट स्ट्रेटेजिक एक ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी, ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी पूरे पे है। दूसरा पॉइंट होगा यूएस ईरान स्ट्रेटेजिक राइवलरी, तो इसमें क्लोज हो सकता है एंड थर्ड वन चाइना और यूएस जो न्यू कोल्ड वार या कंपटीशन है ट्रेड की, तो ये भी ट्रेड अफेक्ट कर सकता है। एंड अगेन अगर मैं कहूँ, कल भी पढ़ाया था, इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स एंड पैसिफिक ओशन एंड इंडो पैसिफिक रीजन एंड इंडियन ओशन, उसमें फिर या मिडिल ईस्ट में, इंडो पैसिफिक में, इंडियन ओशन में, पैसिफिक रीजन में जो जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स परसों पढ़ाया था इस पैसिफिक स्ट्रेटजी में, तो इसने पूरे रीजन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है, और ये एक वार जोन है नाउअडेज। अभी आप लेके हेडिंग इज Strait of Hormuz,
इम्पोर्टेंट, ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट? देखो, द वेरी फर्स्ट पॉइंट लेके एनर्जी सिक्योरिटी, मैंने पहले पॉइंट में भी पढ़ाया था, एनर्जी सिक्योरिटी। अगर मैं एनर्जी सिक्योरिटी की बात करूं, 25% ग्लोबल ऑयल, 25% ग्लोबल ऑयल इस रीजन से पास होता है। 20% ग्लोबल एलएनजी, ग्लोबल एलएनजी एरिया से पास होता है। हमारे मेजर वो भी पूरे से सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, ये सारे जो कंट्रीज है बहरीन मेजर एक्सपोर्टर ऑफ एलएनजी एंड ग्लोबल ऑयल है। तो अगर हम यहाँ से अपने स्ट्रेट के बेस पे से ब्लॉक होंगे तो क्या यहाँ के ऑयल एक्सपोर्ट्स हमारे यहाँ आएंगे? हमारे पाकिस्तान में ऑयल प्राइस क्यों बढ़ जाता है? बिकॉज ऑफ दैट एक्सपोर्ट। अगर आजकल हम देखें ग्लोबल ट्रेड की तरफ पॉइंट ये लेके कि अगर 21st सेंचुरी को देखें तो 21st सेंचुरी में ग्लोबल ट्रेड जो है ये डायरेक्टली डिपेंड है किस चीज पे? किसी भी सी रूट पे। क्यों जा रहा है चाइना टुवर्ड्स गवादर? क्यों चाइना वर्ल्ड को कनेक्ट करे थ्रू BRI? अभी अगर वो जाएगा गवादर तक तो वर्ल्ड ट्रेड को अगेन वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकता है। सो इन 21st सेंचुरी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी and this postmodern era based on mercantilism, economy depends directly or indirectly on what? Sea routes. आपकी जो इकोनॉमी है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस चीज पे? सी रूट्स पे डिपेंड करेगा। और सी रूट्स में जो हमारे पास मेजर इंपोर्टर्स है, कौन कौन है? चाइना इंपोर्ट है, इंडिया इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, साउथ कोरिया इंपोर्ट करता है, यूरोपियन यूनियन भी डिपेंडेंट है। तो ये सारे जो कंट्रीज इंक्लूड लेके ये सारे कंट्रीज डिपेंडेंट है किस चीज पे? स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे, कि अपने इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए, ग्लोबल ट्रेड को बढ़ाए, सप्लाई चेन को क्या करे? अच्छी तरह से उसको मेंटेन रखे। शाबाश। अगर मैं बात करूं स्टेट ऑफ हॉर्मोज की, तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज में जो मेजर स्टेक होल्डर्स है वो कौन है? जो मसला चल रहा है स्टेक होल्डर। तो स्टेक होल्डर्स द फर्स्ट वन इज ईरान, मेजर पार्ट ईरान के साथ। नॉर्दर्न कोस्ट लाइन कंप्लीटली ईरान ने किया है, नॉर्दर्न कोस्ट लाइन कंप्लीटली ईरान ने कंट्रोल किया। एंड वो कह रहा है ये मेरा स्ट्रेटेजिक क्या है? स्ट्रेटेजिक लेवरेज है, और स्ट्रेटेजिक लेवरेज के बेस पे मैं इसको यूज करूंगा। एंड वो भी टाइम में क्लोज कर सकता है। आई हैव द sovereignty to close this state during the crisis or during Iran crisis, Iran has the sovereignty to close this state. शाबाश। अगर बात करें तो स्टेक होल्डर में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो क्या था? कि जब 1971 में मैंने कहा कि ब्रिटेन विड्रॉ हुई, गल्फ खत्म हुई, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 9/11 फिर पोस्ट 9/11 उन्होंने कहा कि हमने मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। तो ये सिर्फ अमेरिका का रोल सिर्फ मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, प्रोटेक्ट्स फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, सिर्फ ये पॉइंट है। अगर आप एक बात समझे, प्रोटेक्ट्स फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मैंने कितनी दफ़ा आपको पढ़ा है? आज तीसरा लेक्चर है। कहाँ कहाँ मैंने प्रोटेक्ट्स फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पढ़ा है, जो कि ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है? जकिया कहाँ कहाँ पे आ रहा है? सर आपने साउथ चाइना सी के टॉपिक में पढ़ाया है।
और जहाँ पे आपने कहा है कि उनका मेन जो एजेंडा है ना वो अपनी नेवल एक्सपेंशन करना है और चाइना को काउंटर करना है, लेकिन इस नैरेटिव को यूज करते हुए वो कहते हैं कि हम यहाँ पे जो है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी इंक्रीज कर रहे हैं और यहाँ पे जो है सिक्योरिटी नेविगेशन कर रहे हैं ताकि जो शिपिंग है वो पीसफुल हो और कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं सी पोर्ट्स में वो ना हो और ट्रेड जो ग्लोबल यूज किया जा सके विद द ओनरशिप ऑफ अ सिंगल कंट्री, इसलिए वो चाइना को काउंटर करने वाला नैरेटिव यूज करते हैं। The protection, the protection of navigation is the narrative of United States of America, not only in the state of Hormuz, but also in the Pacific Strategy and South China Sea, Indian Ocean, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो इसका मतलब है अमेरिका का जो स्टांस है टू प्रोटेक्ट द नेविगेशन वो अगेंस्ट चाइना चल रहा है। समझ आ गई? शाबाश। तो इसका कोई इस तरह स्टेक होल्डर है बट नॉट इन स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर सिवाय हेजमोन एंड सिवाय सुपर पावर एंड सिवाय नेविगेशन कोई भी पॉइंट नहीं है उनके साथ। हम बात चाइना कोई स्टेक होल्डर नहीं है, लेकिन चाइना सिर्फ एक करे कि चाइना के आई एम द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गल्फ आइल्स। चाइना सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर है गल्फ आइल का, गल्फ आइल की लार्जेस्ट इंपोर्टर है, तो इसलिए इसका एक इंटरेस्ट है शिपिंग में। तो चाइना कभी चाहता कि ये कुछ हो। और अगर हम पाकिस्तान, यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया की बात करें तो ये भी डायरेक्टली डिपेंड है ऑन एनर्जी सप्लाई। तो गल्फ एनर्जी सप्लाई के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का ओपन होना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में पीसफुल नेविगेशन इंपॉर्टेंट है। सर हम देखेंगे कि ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट में इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट और वॉर को स्टार्ट करने वाला जो पार्टी थी वो भी यूएसए थी। सो जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ईरान ने क्लोज किया ड्यू टू देयर सॉवरेनिटी इश्यूज और क्योंकि मेंटेनेंस में भी वो चली गई है स्टेट, तो यहाँ पे हम इस चीज़ को कैसे कोट करेंगे अपने एग्जाम में या दूसरी भी जगह पे? तो इसको किस एंगल से हमें रखना सामने? एक तरफ यूएस ये क्लेम करता है कि दे आर सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ मैरीटाइम और ग्लोबल शिपिंग है जो भी, दूसरी तरफ यूएस उसी स्टेट को टारगेट करता है और वहाँ पे जंग छेड़ देता है। तो इसको हम किस तरह से बताएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। अगर आप देखो स्टेट ऑफ हॉर्मोज की बात करें तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज ईरान कंप्लीट कर सकता है? नहीं, नो आंसर इज नो। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज की बात करें यूनाइटेड स्टेट्स इसको 100% कंट्रोल कर सकता है? नो, नो। दिस इज अ स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट जिसकी वजह से अदर इंटरेस्ट जो होता है वो स्टेट क्या है इस चोक पॉइंट को बंद करने से या ओपन करने से गेन करता है। सो यूएस ईरान टसल जो है इसकी जो बुनियादी रीजन है, दिस इज नॉट स्टेट ऑफ हॉर्मोज, देयर आर सम अदर जियो स्ट्रेटेजिक आइडियोलॉजिकल एंड वी कैन से कुछ अदर रीजंस है इस वार के, बट दिस इज अ चोक पॉइंट जिस वजह से अपने इंटरेस्ट को देने के लिए यूएस इस चोक को क्लोज कर देता है या इसको थ्रेटन करता है। इन द सेम मैनर ईरान को जो कि न्यूक्लियर भी हो सकता है, जो कि यूएस की हेजमोनी भी हो सकती है। सो ईरान को कंटेन करने के लिए यूएस चाहता है कि उसको थोड़ा प्रेशराइज करे थ्रू दिस स्टेट ताकि वो न्यूक्लियर पावर ना बने, उसकी हेजमोनी थ्रेटन ना हो। और ईरान भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को स्ट्रांग बनाने के लिए जो वर्ल्ड है उसका जो पूरा जो अटेंशन है वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद करने पे करके वो यहाँ पे लेके आता है और वो कहते हैं मैं आप लोगों को इस साइड पे डिस्टर्ब करूंगा ताकि आप लोग मुझे छोड़ दे टूवर्ड क्या न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। तो ये अदर ईरान इसको परमानेंटली क्लोज कर सकते हैं और ना अमेरिका इसमें है। इसमें फिर ग्लोबल ग्लोबल पॉलिटिक्स आ सकता है, कोल्ड वार आ सकता है, ब्लॉक पॉलिटिक्स आ सकता है, बट द इंटरेस्ट वो मिलिट्री या न्यूक्लियर हो सकता है या कि कोई हेजमनी ऑफ अमेरिका की हो सकती है। ठीक है, समझ आ गई? सर ओमान भी तो सकते हैं, वो तो डायरेक्ट बॉर्डर भी उसके साथ लिंक होता है, तो उसको इतनी इम्पोर्टेंस हासिल क्यों है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, ना वो इतना अहम रोल प्ले करता है इसमें। जब यूएस और ईरान डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं तो उसको ओमान का एक स्पेसिफिक रोल होना चाहिए था ना, क्योंकि उसके भी साथ ओनरशिप में तो है, तो वो फिर हाईलाइटेड क्यों नहीं है?
सिंपल एक बात बताऊँ, जो हमारे पास ईरान है वो सिर्फ अपने हेजमनी को मेंटेन करने के लिए जा रहा है। अगर हम ओमान की बात करें, ओमान तो ना न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं और ओमान ना ही ईरान की तरह थ्रेटन कर रहा है यूएसए को, तो वो एक मेजर स्टेक होल्डर नहीं आ सकता। मैंने आपको स्टार्ट में नदीम ने जो मैंने आपको क्या कहा, स्टेट ऑफ हॉर्मोज अदर स्टेट टू स्टॉप इट, इसको नहीं कर सकते और ईरान इसको सह भी नहीं सकता, बर्दाश्त भी नहीं सकता, क्लोज करना बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान की खुद भी इसकी डिपेंडेंसी है। बट द थिंग, ईरान जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है या न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है या अगेंस्ट इसराइल एजेंडा है या एजेंडा है, तो उसको टैकल करने के लिए वो चाइना अमेरिका का करेगा, डिस्टर्ब करेगा थ्रू स्टेट ऑफ हॉर्मोज। अभी अगर हम बात ओमान की करें, ओमान की इस तरह जियो पॉलिटिकल रोल अगेंस्ट सीरिया, अगेंस्ट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कोई है ही नहीं, तो इसलिए एक मेन स्टेट एक्टर नहीं आ सकता और ना है। ठीक है, शाबाश। अभी देखिए, व्हाई डज नॉट ईरान क्लोज द स्टेट, ये भी है, व्हाई डज नॉट ईरान वांट टू क्लोज इट स्टेट कंप्लीटली। ईरान खुद भी बर्दाश्त नहीं कर सकता अगर ये स्टेट क्लोज हो। ईरान की ऑयल की जो स्टेट करता है, तो कौन सी कंट्री चाहता है कि इसके सारे ऑयल एक्सपोर्ट डिस्टर्ब हो? तो ईरान भी नहीं चाहता कि इसके सारे ऑयल एक्सपोर्ट डिस्टर्ब हो, और ईरान है भी नहीं चाहता कि चाइना पाकिस्तान जैसे कंट्री के साथ उनकी रिलेशन डिस्टर्ब। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मोज एक ऐसा है कि अमेरिका को प्रेशराइज कर रहा है, इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है टू गेन इट्स ओन इंटरेस्ट गेन करने के लिए। शाबाश। अभी अगर मैं आपको कहूं कि ये पूरा स्टेट जो है ये क्लोज जो है, तो बता सकता है इसके क्लोज होने के क्या क्या इम्पैक्ट्स आएंगे? एनीबॉडी, कोई भी स्टेटमेंट बताएगा। सर एक तो ये होगा कि इसमें जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि जब ऑयल सप्लाई नहीं होगी प्रॉपर, जैसे कि गल्फ कंट्रीज ऑयल सप्लाई करती थी पाकिस्तान को या कंट्रीज को या अफ्रीका में, तो वो जब स्ट्रेट हॉर्मूज से पैसेज प्रॉपर नहीं मिलेगा, शिपिंग वगैरह नहीं होगी, तो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होंगी। दूसरा, एनर्जी सप्लाई चेन डिसरप्शन होगी। एनर्जी चेन डिसरप्शन में ये होगा कि वहाँ पे जो एनर्जी के सोर्सेज जो पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में मेजर रोल प्ले कर रहे थे वो भी होंगे। और एक ये होता है कि जब एनर्जी सप्लाई या ऑयल की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होती है, तो ओवरऑल जो कंट्रीज की इकोनॉमी होती है वो बैडली इफेक्ट हो जाती है। जैसे हम पाकिस्तान की केस को देखते हैं, तो इसमें जब ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, तो जो दूसरी बेसिक वो अंडरमाइन हो जाती हैं। और दूसरा ये कि मुस्लिम रिलेशंस पहले फ्रेंडली, लेकिन उनके रिलेशंस अब क्लोजर की वजह से, जैसे और कुवैत इनके ईरान को स्ट्राइक टू बैक के रिप्लाई करना, और इनके रिलेशंस में जो फॉरेन पॉलिसी चेंज आ रहा है, ये भी बहुत मेजर इम्पैक्ट, फॉरेन पॉलिसी जो है वो भी डिस्टर्ब हो रही है। दूसरा, जो ग्लोबल कनेक्टिविटी है इकोनॉमिक ट्रेड में वो डिस्टर्ब हो रही है। और दूसरा, पाकिस्तान की एक जो गवादर पोर्ट राइज हो गई, उस पर एक शिपिंग प्रेशर आया और पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो उसको जो है प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सके। तो दूसरी जो स्टेट हैं या जो भी शिपिंग के, उनके ऊपर जब ओवर प्रेशर होता है, तो वो भी पैसेज जो पहले कम टाइम में कंट्रीज को सप्लाई हो रही होती चीज़ों की, वो एक ज़्यादा टाइम लेके और उसका जो रूट है वो लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा इसके एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते हैं। हमारे पास ये भी हो सकता है कि यूएसए के ऊपर प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि इस चीज को, इस पूरे प्रॉब्लम को शुरू करने वाला जो मतलब पार्टी थी वो यूएस थी। सो ग्लोबल प्रेशर वहाँ भी आ सकता है। और हमने ये भी देखा था कि नेगोशिएशन जितने भी टॉक्स हो रहे थे उसमें सब ईरान के बजाय यूएस की तरफ ज्यादा मुतवज्जो थे कि वो लोग जो है टेबल टॉक्स की तरफ आए और डिप्लोमेटिक मेथड कोई तरीका इख्तियार करें सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए। सो ये
हो सकता है क्योंकि ईरान के पास ईरान यूएस डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता, ईरान एक हद तक बल्कि काफी हद तक कंट्रोल रखता है स्ट्रेट का। तो ये हो सकता है कि काफी पार्टीज यूएस ईरान की साइड लेके यूएस को प्रेशराइज कर सकती हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के वो इस चीज की तरफ ना जाए और इस मामले को डिप्लोमेसी हल किया जाए ताकि ग्लोबल स्पाइक और ग्लोबल आई है हमारे पास ये जो क्योंकि इन्फ्लेशन और पॉलिटिकल प्रेशर बनाते हैं और जैसे कि हम देखते पाकिस्तान है और हमारे दूसरी कंट्रीज है जहाँ पे वी हैव एक्सपोर्ट्स तो सॉरी यस एक्सपोर्ट्स तो हम हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। तो इस तरह से हमारे पास पॉलिटिकल प्रेशर होता है तो हम लोग जनरली यही होता है कि जिस पार्टी ने सब कुछ स्टार्ट किया है सब लोग उसकी तरफ जाते हैं और उनको यही एडवाइस की जाती है कि आप इस मैटर को नेगोशिएशन से डील करें फर्दर इसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, गॉट इट। सर कोई दे सकता है? यस सर, इसमें एक बात ये है कि हमारे पास तो इकोनॉमी की बात आ गई कि हमारे पास ऑयल प्राइसेस बढ़ती है, उससे सारा एनर्जी मार्केट डिस्टर्ब होता है। हमारे फेलोज ने ये बात भी कर ली कि इसके साथ हमारे पास इन्फ्लेशन और पॉवर्टी जो है ज़्यादा होती है। तीसरी बात ये भी हो गई कि यूएस पर प्रेशर ज़्यादा आता है। लेकिन सर इसमें मेन बात जो है मुझे लग रही है कि यहाँ पर इस रीजन में यूएस का इन्फ्लुएंस जो सिक्योरिटी का है वो कम हो रहा है और चाइना जो है अपने डिप्लोमेटिक मींस की जगह अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। और सर एक वर्ल्ड ऑर्डर जो है इस की वजह से डिस्टर्ब हो सकता है सर, क्योंकि यहाँ पर चाइना यूएस से लोग दूर आ रहे हैं सर, उसने रोका है और चाइना जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर हो रहा है। ठीक, उसमें दूसरी वर्ल्ड ऑर्डर है। दूसरी बात ये कि लोग जो है इन्वेस्टमेंट दूसरी तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं सर। तो ये चीज है कि गोल्ड प्राइसेस बढ़ सकती है जिसकी वजह से डॉलर बढ़ सकता है। तो ये है और दूसरी बात ये है कि इसमें हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स जो है इमर्ज होने वाले हैं सर फ्यूचर में, शायद हमारे वर्ल्ड वॉर की तरफ लेकर जाए। शाबाश। एनीबॉडी एल्स? स्टेट ऑफ हॉर्मस के क्या इम्पैक्ट? सर आपका यही क्वेश्चन था ना कि अगर इसको टोटली क्लोज कर दिया जाए तो इससे क्या इम्पैक्ट हो हाँ सकता है। बिल्कुल। तो सर जैसे इस बहस में लास्ट पॉइंट बताया कि ये कंफ्लिक्ट हो सकता है, मतलब ये मेजर पॉइंट हो सकता है क्योंकि ईरान जो है उसको एज ए वेपनाइजिंग एजेंट यूज कर सकता है। तो जब भी कोई एजेंट के तौर पे यूज हो तो उसका बाद जो उसके इफेक्ट्स होते हैं वो वाइडर कंफ्लिक्ट की तरफ ही जाएंगे। तो वो वर्ल्ड वार थ्री वाला पॉइंट है, मेजर पॉइंट। ठीक है, और कोई? एनीबॉडी एल्स? तहरीम, हुज़ैफा? यस सर। क्या हो सकता है रिजल्ट? सर यही बात है ना कि ऑयल प्राइस में राइज आ जाएगा, बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, उसके अलावा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएगा और इंटरनेशनल ट्रेड में भी डिस्ट्रप्शन आ जाएगी, एनर्जी शॉर्टेजेस हो जाएंगे। सर वो बातें आपने लिखी हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और? गल्फ इकोनॉमीज पे भी सर इम्पैक्ट आएगा ठीक है। क्योंकि वो ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगी तो उनकी तो इकोनॉमी पे फर्क आएगा ना इस वजह से। इकोनॉमिक रिसेशन आ सकता है इन द शेप ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, लाइक ग्रेट डिप्रेशन। कोई कह सकता है? यस सर। आप तो हाँ, इकोनॉमिक रिसेशन भी आ सकता है ना। अगर आप देखें 1930 का, अगर हम इकोनॉमिक रिसेशन अमेरिका में देखें और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिसेशन आ सकता है। एक रिस्क है, वल्नरेबिलिटी है टुवर्ड्स इकोनॉमिक रिसेशन। वर्ल्ड कैन मूव टुवर्ड द रिसेशन और हो सकता है कि वो डिस्टर्ब हो। फिर रिसेशन के अलावा आपकी जो मैं कह सकता हूँ कि आपकी जो मैरीटाइम ट्रेड है, नॉट ओनली इन दिस एरिया, मैरीटाइम ट्रेड स्टेट ऑफ हॉर्मुज डिस्टर्ब होगा
तो उसको बैलेंस करने के लिए चाइना क्या करेगा, अमेरिका को कंटेन करने के लिए तो इंडियन ओशन या साउथ चाइना सी डिस्टर्ब करेगा, और साउथ चाइना सी को कंटेन करने के लिए अमेरिका पैसिफिक स्ट्रेटेजी में उसके हेजमनी को डिस्टर्ब करेगा, और उसके बाद अरेबियन सी में एंड इंडियन ओशन में चाइना की जो BRI-B3W सिल्क रोड का प्रोजेक्ट है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। सो ग्लोबल मेरीटाइम ट्रेड या ग्लोबल मेरीटाइम कनेक्शंस डिस्टर्ब हो सकते हैं, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकता है, मिलिट्री एस्केलेशन यहाँ बढ़ सकती है, गल्फ कंट्रीज के एक्सपोर्ट्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, वर्ल्ड वॉर 3 या मिलिटराइजेशन तो ग्लोब हो सकता है, ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, यूएस ईरान टसल बढ़ सकता है, ईरान के डिफरेंट कंट्रीज के साथ रिलेशन डिस्टर्ब हो सकता है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो सकता है, यूएस की जो हेजमनी है ये भी थ्रेटन हो सकती है, मेरी टाइम सिक्योरिटी को एक थ्रेट है इस एरिया में, स्टॉक मार्केट्स डिस्टर्ब हो सकता है, ग्लोबल ट्रेड भी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है इस पे, और एक मैं कह सकता हूँ यूएस बैलेंस पावर जो देश बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यूएस चाइना बैलेंस पावर डिस्टर्ब होगा, मे बी ये ग्लोबल पावर डायनेमिक्स फ्रॉम यूएस टू चाइना चले जाए या फ्रॉम वी कैन से वन हेजमोन टू अनदर चले जाए, प्राइस हाइक्स ग्लोबली हो सकता है, कुछ की तरफ आ सकता है, एलएनजी प्राइसेस बढ़ सकते हैं, फूड इनसिक्योरिटी आ सकती है, ग्लोबल इन्फ्लेशन आ सकता है, फिर आपकी ट्रेड डिस्टर्ब होगी, और आपकी जो कंट्री लाइक पाकिस्तान जो है जिसके कंप्लीटली डिपेंड किसी अदर स्टेट के फ्यूल पे हो, वो कंट्री है वो कहीं नहीं इन्फ्लेशन इन चीज़ों का शिकार होगा। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, स्पेशली पाकिस्तान पे इसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स है, इंपोर्ट बिल ज्यादा है, ऑयल प्राइस बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिस्टर्ब है, इलेक्ट्रिसिटी कास्ट डिस्टर्ब है, आईपीपीस के साथ आपके एग्रीमेंट्स ठीक नहीं है, आप प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करोगे तो आईपीपीस की वजह से बिल्स भी ज्यादा आएंगे, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हो जाएंगे, सप्लाई चेन मैकेनिज्म भी डिस्टर्ब होगा, आपके एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स भी डिस्टर्ब है, आपकी डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे आपकी इंडस्ट्री जो है वो प्रोडक्शन करती है, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर भी चलता है, आपके ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी फ्यूल पे चलता है, तो प्राइस हाइक ऑफ फ्यूल की वजह से पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं। सो इसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स है पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान ने कोशिश यही करनी है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली इस चीज़ को एंगेज करे, इस्लामाबाद टैक्स के थ्रू या कहीं पे सम अदर वी कैन से वो ट्रीटीज के थ्रू या कहीं पे अदर टैक्स के थ्रू डायलॉग्स के थ्रू इस इशू का अगर हम सोल्यूशन की तरफ जाए, तो ये एक वी कैन से बायलैटरल टॉक्स बिटवीन यूएस एंड चाइना पॉसिबल है, जिसमें एक मीडिएटर पाकिस्तान एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है, और पाकिस्तान ने एक रोल प्ले भी करना है, जो ग्रीवेंसेस दोनों स्टेट्स के हैं वो होने चाहिए, चाइना ने भी एक अहम रोल प्ले करना है, इज अ पॉजिटिव न्यूट्रल रोल टू एड्रेस द इशू ऑफ स्टेट ऑफ हार्मोज, तो वी कैन से जिसमें उनकी भी फ़ायदा है, उनके इंपोर्ट्स को भी वो भी इंपोर्ट करते हैं गल्फ कंट्री से, तो यहाँ पे उनको भी एक फ़ायदा है, तो यहाँ पे इस मसले का एक अच्छा हल या सोल्यूशन निकालना चाहिए। और अगर हम रिकमेंडेशन की बात करें तो हमने कोशिश ये करें जब तक हम स्टेट ऑफ हार्मोज की क्लोजर है तो हम अल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाए, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम जाए, हम पेट्रोल को थोड़ा क्या करें कम यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें, हम 2-3 दिन की छुट्टियां भी जो है वो भी वर्क फ्रॉम होम की बात करें, ताकि ये जो हमारे पास एनर्जी की शॉर्टेज आ रहा है वो हमें रिसेशन की तरफ ना लेके जाए, और ड्यूरिंग दैट टाइम वी हैव टू मूव टुवर्ड द डायलॉग्स जो कि ईरान एंड यूएस के साथ होने चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिसी रिकमेंडेशंस है, लेकिन द क्वेश्चन इज़ नॉट अबाउट द पॉलिसी रिकमेंडेशन, आज का जो आपका असाइनमेंट है दिस इज़ नॉट अबाउट द पॉलिसी रिकमेंडेशन, दिस इज़ ऑल अबाउट whoever controls the world choke points, whoever controls the sea rule the world. So आप सर हाँ हाँ सर yes हम तो ये रिकमेंडेशन कंट्री लेवल पर दे देते हैं, लेकिन अगर हम सही प्रैग्मेटिक चीज़ों को देखें तो यूएस जो है ना इंटरनेट को मान रहा है, ना यूएन को मान रहा है, ना ईरान के सॉवरेनिटी को मान रहा है, वो सीधा बात कर रहा है कि बस स्टेट ऑफ हार्मस मुझे दे दो। सही है सर, ये बात उसकी बातों से वाज़ेह है। तो इस मामले में इसका क्या सलूशन निकलेगा सर, कि वो तो कोई बात ही कर रहे हैं जो बस ये वही बात कर रहा है वो। देखो उनका जो है वो कहते हैं स्टेट ऑफ हमें तो से हार्मोन आप अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन हमको नहीं दे सकते है ना, तो स्टेट ऑफ हार्मोन देने की वजह अगर हम उनको ये कहें कि जो आपका मेन एम है, जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको मैरिट सिक्योरिटी चाहिए, हम मैरिट सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे जिस तरह ब्रिटिश दिए थे, पुर्तगीज दिए थे, गल्फ
उनको सिर्फ सिक्योरिटी देनी है। और एक बात बताऊं, विदाउट मैरिटाइम सिक्योरिटी वो आगे नहीं जा सकते, ना गल्फ कंट्री करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ वो कहेंगे मैरिटाइम सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि आप नॉर्थ का स्टेट है और आपका स्टेट है, तो वो आपको दे रही है, तो पॉसिबल नहीं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। हाँ, आपको कहीं पे थ्रेट्स है, मैरिटाइम को थ्रेट है, तो यहाँ मैरिटाइम सिक्योरिटी इंश्योर करे, जो इनका मेन एम है, एजेंडा है। तो मैरिटाइम सिक्योरिटी के बेस पे चाइना एक अहम रोल प्ले कर सकता है क्योंकि मेन एक्टर है, पाकिस्तान एक रोल प्ले कर सकता है, और ईरान भी खुद बजाते खुद एक अहम रोल प्ले कर सकता है कि गल्फ एरिया में, स्टेट ऑफ हॉर्मज में अमेरिका को नेविगेशन की सिक्योरिटी दो। तो नेविगेशन की सिक्योरिटी देने से ये इशू एड्रेस हो सकता है। जब तक हम नेविगेशन की सिक्योरिटी नहीं देंगे तो स्टेट ऑफ हॉर्मज अमेरिका को मिल सकता है और ना अमेरिका ले सकता है। इस पे ग्लोबल पावर भी, वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मज पे कब्जा नहीं कर सकता, ऐसे सिक्योरिटी तरफ मांग सकता है। बिकॉज स्टेट ऑफ हॉर्मज पे अगर आएगा यूएस, तो यहाँ चाइना भी नहीं होगा, चाइना उसको कंटेन करेगा और ईरान को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करेगा, तो ब्लॉक पॉलिटिक्स देंगे। तो इसका तरीकाकार ये है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन या सिक्योरिटी ऑफ मैरीटाइम या स्टेट ऑफ हॉर्मज की सिक्योरिटी उसको दो। ठीक है, शुक्रिया सर। ठीक है, मेक एन आउटलाइन। शाबाश, किस चीज पे आउटलाइन? Whoever controls the world's choke points. मैं थोड़ा टॉपिक को 20 में टॉपिक का था, one who rules the sea rule the world. So whoever controls the world's choke point, the world's choke point, choke point सारे आपको फिंगर टिप पे याद होंगे। choke points influences the global economy. रूल द वर्ल्ड की जगह मैंने क्या लिखा? इन्फ्लुएंसेस द ग्लोबल इकोनॉमी। तो देश समझ आ गई कि वन हु कंट्रोल्स वर्ल्ड चोक पॉइंट इन्फ्लुएंसेस द वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी। आप लोगों ने एक आउटलाइन लिखा इस पे, हु कंट्रोल्स द वर्ल्ड चोक पॉइंट इन्फ्लुएंसेस द ग्लोबल इकोनॉमी। मैंने आपको वन हु कंट्रोल्स द सी रूल द वर्ल्ड की जगह इकोनॉमी के साथ इसको कनेक्ट किया है। गॉट इट? जी जी सर, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने एक काम करना है, आप लोगों में से एक स्टूडेंट है जिसका नाम है ज़किया। ज़किया, आपके लिए एक असाइनमेंट एक्स्ट्रा है, आपने एक लिखना है। अगर आपने इस आउटलाइन को पास किया, आप मिनी एसी की तरफ जाना होगा। तो दिस असाइनमेंट इज ओनली फॉर शाबाश, दिस असाइनमेंट इज ओनली फॉर ज़किया, दिस असाइनमेंट इज ओनली फॉर ज़किया। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ज़किया कि आप जो है इस असाइनमेंट के थ्रू अपने आउटलाइन पास कर लो, और जब आप इसको पास करोगे तो एक मिनी ऐसे आप लिखोगे। ठीक है? और सर, जो फर्स्ट वाला आपने कहा है कि एक आउटलाइन लिखें, इसको हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में आउटलाइन लिखें या अपने ऐसे क्वेश्चन के फॉर्मेट में, ऐसे के फॉर्मेट वाला क्वेश्चन के? सिर्फ दे रहा हूँ। ठीक है, वन हु कंट्रोल्स द सी, शाबाश, रूल द वर्ल्ड। समझे बात को? अगर मैं आपको कहूँ दिस, इसका हर मतलब नहीं है कि बाकी स्टूडेंट करे, बाकी भी अगर कर सकते हैं बेस्ट, लेकिन आप लोगों ने ऐसे के कॉन्टेक्स्ट में ये असाइनमेंट करना है और मुझे ऐसे के आउटलाइन चाहिए। और जब आउटलाइन आप लोग पास करेंगे तो आप लोगों को मिनी लेके जाऊंगा। ये टॉपिक हमारे पास है, वन हु कंट्रोल्स द सी रूल वर्ल्ड, who controls the sea rules the world। शाबाश, रखिए ये, इस पे आप आउटलाइन एक्स्ट्रा लिखोगे, अगर पास हो गए तो मिनी एसी की तरफ जाएंगे। ठीक है? जी।